तो बच्चा पार्टी एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। काफी दिन से बच्चे बोल रहे थे सर कुछ आ नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वीडियोस नहीं आए। तो अभी मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर कर रहा हूँ और उसको विद इन 1 2 3 डेज के अंदर डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन इन वर्टिकल, जल्दी जल्दी से आपको भेजता हूँ। ठीक है, तो देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस कुछ नया नहीं है। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा ट्राई करती है अपनी डायरेक्शन को एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में लाने के लिए। ये मैं बार बार बोलता हूँ। जैसे मैं अगर इसको यहीं से स्टार्ट करूं और एक सिंपल सा बोलूं कि यहाँ पर ये वेलोसिटी है, ठीक है, और इस पॉइंट पर अगर मैं ये मानूं कि एक्सीलरेशन यहाँ पर है ए, दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बनता है। मीन्स ये है कि the direction of velocity and acceleration both are not in same direction. If I resolve the component of this acceleration, then we get a cos theta. This is the component of the acceleration along with the direction of velocity, right? If I resolve another rectangular component of acceleration, you will get a sin theta. क्या है इसमें? a cos theta parallel with the velocity, और ये बार बार हम काइनेमेटिक्स से पढ़ते चले आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है कि ये वाला जो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के पैरेलल होगा, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हम बोलेंगे ये स्पीड में इंक्रीज करना या डिक्रीज करना। जो कंपोनेंट एक्सीलरेशन का वेलोसिटी के साथ चलता है वो या तो उसकी स्पीड बढ़ाएगा या उसकी स्पीड को घटाएगा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो बढ़ाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो घटाएगा। लेकिन जो ए साइन थीटा होता है यानी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली चेंज इन डायरेक्शन के लिए, ओनली चेंज इन डायरेक्शन। ये देखिए वही पुरानी चीज आ गई। अब इसी लॉजिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देखना, अब मान लो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास ना एक ऐसा कोई कर्वीलिनियर पाथ बना हुआ है। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि इससे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे निकालोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लिया, इतना कट किया। अब मैं इसमें एक ऐसा सर्कल बनाना चाहता हूँ जिसमें ये रेड वाला पोर्शन पूरा इंक्लूड हो जाए। ये देखो मैंने ये बनाया, ये इसी में शामिल हो गया। तो जब आप सर्कल बनाओगे तो क्या करोगे, यहाँ पे कोई एक रेडियस मानना पड़ेगा, मान लो वो रेडियस r1 है। इसी टाइप से अगर मान लो किसी बच्चे के दिमाग में आया कि ये वाला देख रहे हो ना पोर्शन, ये पूरा स्ट्रेट दिख रहा है, अब इसमें एक ऐसा सर्कल यहाँ पे बनाओ जिससे कि ये हमारा पूरा इसी के अंदर आ जाए। ये देखिए आ गया। तो अब ये सर्कल बना, इसका कोई सेंटर होगा, इसका कोई रेडियस होगा, ये r2 बन गया। अब यहाँ पे देखो ये भी एक हमें लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको भी लेकर एक सर्कल बनाऊं ऐसे, देखो बन गया। तो यहाँ पर भी एक रेडियस होगी, ये r3 हो गया। इसी टाइप से मैं एक इसको ले लेता हूँ, ये देखिए छोटा सा है, तो यहाँ पर भी एक रेडियस बन सकती है, मान लो r4। ये जो सर्कल बने, इस डाइवर्जन को लेके ये r1 r2 r3 r4 इन सबको बोलोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो कर्वीलिनियर पाथ है वहां पर अगर मैं छोटा सा पोर्शन लूं और सर्कल बना दूं तो जो रेडियस बनते हैं वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि कोई भी पाथ किसी भी पार्टिकल का जब डाइवर्जन लेता है, घूम जाता है, तो क्या मैं यहाँ से एक आइडिया लेके चल सकता हूँ कि जो डाइवर्जिंग होगी या डाइवर्टिंग होगा किसी के पाथ का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी फॉर कर्वेचर। यानी जितना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही ज्यादा पार्टिकल वहां पे डाइवर्ट करेगा। यहाँ पे देखो सबसे छोटा इसका है, तो ये देखो शार्प टर्न आ रहा है। यानी बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कर्वनेस ऑफ द कर्व। कोई भी कर्व कितना शार्प टर्न ले रहा है वो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब ये तो हमने बना दिया। अब हमें इसमें मैथमेटिकल पार्ट क्या है, हमें पता है कि जो इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा वो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाने के लिए कौन सा कंपोनेंट हमें रोल प्ले कराएगा, तो वो होगा एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी के साथ 90 एंगल बना रहा होगा। अगर मैं ऊपर वाले डायग्राम पर ही रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना चाहूँ तो यहाँ से आप साफ देख सकते हो कि इतने पाथ को लो और इसको पूरा एक सर्कल में कन्वर्ट कर दो। अगर मैं इसको पूरा एक सर्कल बना दूं तो ये जो एक्सीलरेशन ए साइन थीटा है
वो रिस्पॉन्सिबल है इसको कर्वीलिनियर पाथ में लाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए साइन थीटा है, इससे ही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलने वाला है। तो अब इसका अगर हम मैथमेटिकल पार्ट देखें तो देखना कैसे। पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि जितना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उतना ही शार्प टर्न होगा, पार्टिकल का डायवर्जन उतना ही होगा। और देखते हैं आगे। देखो, जैसे मान लो यहाँ से एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करो इसमें। मैं सिंपल सा यहाँ पे लेके चल रहा हूँ कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे v वेलोसिटी से जाता है और मैं बोलूं कि उसको इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन लगा हुआ है, तो इसका मतलब है ये जो वेलोसिटी है ये पूरा कोशिश करेगी अपने आप को इस एक्सीलरेशन के डायरेक्शन में लाने के लिए। ठीक, अब देखते हैं। जैसे मान लो मेरा एक एग्जांपल है, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का लो। यहाँ पर एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल से फेंका जाता है। ध्यान से सुनना। तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही काम करेगा। अब इसमें ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अब हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगा। अब इसमें ध्यान से देखो, तो अब ये कर्वीलिनियर पाथ होने लगा। उसके दो लॉजिक है। एक तो ये वाली जो वेलोसिटी है वो अपने आप को इस जी की तरफ लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑलवेज विल ट्राई टू अचीव द डायरेक्शन अलोंग विद द एक्सीलरेशन। दूसरा मेरा पर्पज है, मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहता हूँ। तो अब देखो, यहाँ पर अगर इसी पॉइंट पर ये जो पाथ है, मैं छोटा सा पाथ यहाँ लूं और एक ऐसा सर्कल बनाऊं जिसमें ये पाथ शामिल हो जाए, ये वाला बन गया सर्कल। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे? इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, तो ये वाली जो रेडियस बन के आएगी यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब अपने आप से पूछो कि ये पाथ कर्वीलिनियर हुआ क्यों, इसको किया किसने? तो पुरानी वाली थ्योरी हमें क्या बताएगी? वो कंपोनेंट एक्सीलरेशन का जो वेलोसिटी के साथ 90 एंगल बनाएगा वही डायरेक्शन चेंज कर सकता है, और जो पैरेलल चलेगा वो उसकी स्पीड को चेंज करेगा। तो अब मुझे यहाँ पर एक एक्सीलरेशन चाहिए इस जगह। तो अब देखो, जितना अगर ये एंगल थीटा है तो हम बोलेंगे ये भी हमारा थीटा है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सीधा जाता है ऊपर की तरफ तो उस पे जी यहाँ पे सीधा लगेगा, ये यू जा रहा है। अब अगर मैं इसको थीटा एंगल यहाँ से डायवर्जन ले लूं, बोले कि ये ऐसे जा रहा है थीटा, यहाँ से ये देख लो, यहाँ से ये एंगल थीटा घूम गया, एक्सीलरेशन तो अपनी जगह, ये तो अपनी डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नीचे लगेगा, पर हमें चाहिए अपने सेंटर की तरफ। तो मैं अगर इसका कंपोनेंट बनाऊं तो यहाँ पर होगा जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट एक यहाँ पर आएगा और वो होगा जी साइन थीटा। ठीक, तो इसको सेंटर की तरफ लाने वाला कौन सा है? वो है जी कॉस थीटा। यानी वो एक्सीलरेशन जो इसको कर्वीलिनियर पाथ पर घुमा रहा है वो जी कॉस थीटा होगा। बट वाई? बिकॉज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन कैन चेंज द डायरेक्शन। अब आ गए दूसरी चीज पे, यहाँ पे स्पीड यू थी। अब हमने एक एक्सीलरेशन और पढ़ा है जिसको हम बोलते थे रेडियल एक्सीलरेशन। रेडियल एक्सीलरेशन यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। वो क्यों आता है? वो सर्कुलर मोशन में तभी आता है जब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो। तो इस सर्कल पर मैं ये लिख सकता हूँ कि जो इसका सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो हम कैसे लिखते थे? वी स्क्वायर बाई आर। पर यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस एक्सीलरेशन को लिखने की आदत डालेंगे परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन। बट किसके परपेंडिकुलर? वेलोसिटी के। तो आर इक्वल क्या होगा? यहाँ लिखेंगे वी स्क्वायर और यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन। सिंपल सा लॉजिक है। कुछ बच्चे यहाँ पे बी परपेंडिकुलर लिखने लगते हैं, इसकी आदत नहीं डालनी है। हमें आदत ये डालनी है कि जब रेडियस ऑफ कर्वेचर हम निकालेंगे तो स्पीड तो लिखेंगे, पर उसी वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर जो भी कंपोनेंट होगा हम उसको लेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारी स्पीड क्या है? ये u है, तो मैंने यहाँ पे u लिख दिया। ये परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन कौन है जो वेलोसिटी के साथ है? तो देखो वेलोसिटी ये है और यहाँ से ये एंगल 90 यानी जी कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जी कॉस थीटा। अभी ध्यान रहे कि ये देखो स्क्वायर था तो हमें यहाँ स्क्वायर लिखना पड़ा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल कितना हुआ हमने देख लिया ना।
तो अगर आप लोगों से कोई ये पूछता है कि टेल मी द रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द प्रोजेक्टाइल मोशन एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो उसका आंसर क्या होगा, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा। अब इसके और भी, अब जैसे इसी सीरियल में आगे बढ़ो, मान लो हम प्रोजेक्टाइल को ही लेके जा रहे और मैंने एक प्रोजेक्टाइल ऐसे बनाया, यहाँ पर इसका यू स्पीड लिया, ये एंगल थीटा लिया। अब मान लो मैं जानना चाहता हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट टॉप मोस्ट पॉइंट, तो बिल्कुल आसान होगा। देखिए कैसे, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर आएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट आने का मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा नहीं, तो वो u cos थीटा होगा। और यहाँ पर भी ये कंपोनेंट था u cos थीटा, यहाँ पर जो हमारा कंपोनेंट था वो था u sin थीटा। अब देखिए, ये देखिए कर्वी लीनियर पाथ पे जा रहा है, बेसिक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे चाहिए, ये देखो एक स्पॉट बनाया, मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊंगा जिसमें ये स्पॉट शामिल हो जाए, हो गया। अब मैं ये सोचूंगा इसको कर्वी लीनियर पाथ पे लाया कौन, तो आपका आंसर होगा डायरेक्शन वही चेंज कर सकता है जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। मतलब यहाँ पर सेंटर अगर बना, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बना, तो इस सी की तरफ आने वाला एक्सीलरेशन कौन होगा, तो कोई भी बच्चा बोलेगा कि सर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। अब ये सर्कुलर मोशन है तो रेडियल एक्सीलरेशन की बात आएगी, मतलब यहाँ पर जो रेडियल एक्सीलरेशन होगा वो होगा u cos थीटा स्क्वायर, और ये बनेगा हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। आरसी हमें चाहिए, हम लोग यहाँ लिखेंगे u cos थीटा का स्क्वायर डिवाइड किससे करेंगे, ए आर। ए आर को मैंने क्या बोला है, क्या लिखने की आदत डालो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन। किसके परपेंडिकुलर, जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर। तो यहाँ ए आर का वैल्यू क्या है, वो जी के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे जी लिख दिया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो देखो, हमने एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन भी निकाल दिया, टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी निकाल दिया। मान लो हम कहीं और निकालना चाहें तो चलो अब इसमें देखते हैं कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 2 लिया है मैंने, इसमें आप लोगों से ये पूछा है कि एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से मैं इसको फेंकता हूँ तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो करेगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट करने के 1 सेकेंड बाद बताइए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालोगे तो ये कितना होगा, 50 cos 53। अब देखो ये वैल्यू है 50 cos 53, मैंने ये ट्राइंगल हर वीडियो में लिखा हुआ है कि इसको याद रखो। तो 53 cos का मतलब 3/5, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 30 मीटर पर सेकेंड। ये है इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी टाइप से जब हम वर्टिकल में जाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 50 sin 53, तो ये वैल्यू होगी 50 इंटू साइन 53 का वैल्यू 4/5, तो ये देखो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। हम लोगों से पूछा गया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए लेकिन 1 सेकेंड के बाद। तो ये जब पार्टिकल ऐसे जाएगा, जाने के बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब इस पॉइंट पर देखो, मैं मान लेता हूं कि 1 सेकेंड में ये यहाँ पहुंचता है, देखो। तो अब मुझे ये चाहिए कि बी वाई कितना होगा। तो बी वाई निकालने के लिए क्या पढ़ा था, u sin theta minus dt in the projectile motion if you want to calculate velocity after 1 second, तो u sin theta का वैल्यू हमारे पास कितना आया है 40, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 40, g का वैल्यू 10 आफ्टर 1 सेकेंड, ये कितना हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। और हॉरिजॉन्टल ऑफ कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, ये 30 है तो ये 30 रहेगा, ये आ गया। अब इसका मैं यहाँ पर वेलोसिटी ले रहा हूँ ये। अब बच्चों एक चीज देखो, ये 30 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड है, तो मुझे इसका एंगल ये वाला निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वर्टिकल दोनों कंपोनेंट अगर इक्वल है और मैं टेन अल्फा निकालूं तो यही तो करते थे वी वाई अपॉन वी एक्स,
जब ये भी 30, ये भी 30, तो ये वैल्यू हो गई 1, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 45 डिग्री। तो ये एंगल तो मुझे मालूम हो गया कि यहाँ पर जो एंगल होगा वो 45 होगा। ये तो हो गई हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब अपने बेसिक पर वापस आओ, जिसमें मैंने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। तो जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो वहां पर मैंने क्या बोला था, एक ऐसा सर्कल बनाइए जो इस आर्क को, जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। तो इसका सेंटर देखिए यहाँ पर कहीं आएगा। अब दूसरी चीज, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं। अब मुझे जरूरत पड़ेगी कि यहाँ पर इस पॉइंट पर एंगल कितना है। तो देख लो, जब ये 45 है, यहाँ भी 45 है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एंगल 45 होने वाला है। तो जो कंपोनेंट यहाँ से निकल कर आएगा जिसको हम लिखेंगे g cos 45, ये वो कंपोनेंट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो इसको कर्वी लीनियर पाथ पर लाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ही उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, और वो एक्सीलरेशन चेंज करेगा जो वेलोसिटी के साथ 90 एंगल रखता हो। तो 90 एंगल बनाने के लिए देखो g cos 45 अपनी इस वेलोसिटी के साथ, यानी ये जो वेलोसिटी है और जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे कंपोनेंट निकाला है g cos 45, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। और यहीं पर हमने ये इसको सर्कल में कन्वर्ट किया है जिससे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने जा रहे हैं। तो बस अपना वही पुराना फंडा आ गया कि एक्सीलरेशन वो जो परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और ये आर सी ही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे आर सी कितना हुआ, v का वैल्यू इस पॉइंट पर कितना होगा। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी आएगी। तो देखो इस पॉइंट पर 30 है y डायरेक्शन में, 30 है x डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी आएगी 30√2। जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे बड़ा आसान है, वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट, लेकिन इसका हमें स्क्वायर करना है। अब ये आ गया एक्सीलरेशन g cos 45, g का वैल्यू 10, cos 45 का वैल्यू 1/√2। अब यहाँ पे बची है सिंपल सी कैलकुलेशन। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। अगर मैं इसको चाहूँ तो यहाँ कैलकुलेट कर सकता हूँ, पर वो अपना इंटरेस्ट नहीं है, वो मैथमेटिकल पार्ट है, यू कैन डू इट। ओके, अब देखते हैं इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3। A particle is projected with initial velocity u at an angle theta with the horizontal. What is the radius of curvature of the parabola? Trace out of the particle at a point where the particle velocity makes an angle theta by 2 with the horizontal. मतलब इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं कुछ एक बार सिर्फ याद दिलाना है कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं उसको ऐसे लिख रहे हैं v²/r। इसमें एक्सीलरेशन लेना है परपेंडिकुलर। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल टेक परपेंडिकुलर वेलोसिटी, आई एम सेइंग यू विल टेक एक्सीलरेशन, परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन। किसके साथ? वेलोसिटी के साथ। कौन सी वेलोसिटी? उस टाइम पर फाइनल वेलोसिटी जहां पर क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू टेल मी द रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अब जैसे ही जो इसकी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देखो हमें क्या दिया गया है। पहले तो पैराबोला बना दो, ये u वेलोसिटी से फेंका गया, यहाँ पर दिया गया एंगल थीटा है, तो हमें ये पता है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। और अपने आप से पूछो, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। दूसरा कंपोनेंट ये है जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट लिख दिया u sin थीटा। प्रॉब्लम ने ये बोला है कि उस टाइम पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए जब इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ θ/2 एंगल बनाता हो। अब देखो, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करूं तो Vx का वैल्यू क्या होगा, वो होगा v cos θ/2। दूसरा मैं नहीं बना रहा हूं, दूसरा जैसे ही बच्चे ये बनाएंगे आपके दिमाग में एक आइडिया भी आएगा कि सर क्यों ना हम ऐसा करें, जो हमारा Vx है उस पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g तो नीचे लग रहा है और सर ये 90 भी है, तो क्या हम यहाँ पे ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर बना दें? सोच सकते हो, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करा, Vx के परपेंडिकुलर g ले लिया। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि ये वाली वेलोसिटी परपेंडिकुलर लो, मैंने बोला है उस टाइम पर फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन लो।
तो ये गलती नहीं करनी है। जो भी बच्चों को परेशानी आती है यहीं पे आती है। तो देखो, ये आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो नीचे लगेगा। मैंने क्या सिखाया कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाना है वहां पर एक छोटा सा कट लगाओ, और कट लगाने के बाद ऐसा सर्कल बनाइए जो उसको साथ में ले ले, और इधर आइए। अब देखो, ये इसका सेंटर होगा, तो इस सेंटर की जो रेडियस बनेगी वो हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। अब ये ग्राउंड से जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल इन दोनों के बीच में होगा, यानी θ/2। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा g cos θ/2। अब अपना पर्पस पूरा हो गया। हमारा पर्पस क्या है कि जो फाइनल वेलोसिटी है उसके साथ एक्सीलरेशन वो लेना है जो 90 एंगल बनाएगा। तो ए परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, g cos θ/2। अब हमारी रिक्वायरमेंट आ गई v। तो v यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी लेना है। दिमाग में आ सकता है कि सर यहाँ पे कंपोनेंट बनाएंगे, ये vx है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। इतना सब मत करो। हमें ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का है जो यहाँ पर दिया गया है v cos θ/2, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये कभी नहीं बदलता है। और वो इनिशियली क्या था, u cos θ। ये किसके इक्वल होगा, v cos θ/2। तो हमें v कितना मिलेगा, u cos θ डिवाइड बाई cos θ/2। देखिए ये आपके पास v आ गया। ध्यान रहे, जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है वेलोसिटी हमें उसी पॉइंट पर चाहिए। तो इस v का वैल्यू लिखो इस जगह। कितना लिखोगे, ये आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे डिवाइड भी करोगे, वो क्या है cos स्क्वायर θ/2, और साथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर r। मेरा पर्पस था r निकालना, तो r कितना होगा, ऊपर आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये g राइट साइड में जाएगा, ऐसा रहेगा, cos स्क्वायर थीटा पहले से ही है, तो g cos क्यूब θ/2 ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस प्रॉब्लम को बताने का पर्पस ये था कि ये वाली मिस्टेक जो नीचे बनाई गई है ये नहीं करनी है। हमें वहां पे एक्सीलरेशन वो लेना है जो फाइनल वेलोसिटी से 90 एंगल बनाए। अब देखो एक और क्वेश्चन नंबर, अब ये क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो इसमें क्या करना है, द फिगर शोज द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए पॉइंट लाइक बॉडी एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ इट्स मोशन। द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द एक्सीलरेशन जो होगा वेक्टर, यानी एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द बॉडी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ये कहने का मतलब है द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉडी इज। हमें ये एक सिचुएशन दी गई है जिसमें एक इनिशियल लेवल पर वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों के बीच का जो एंगल है वो 150 है। साथ में ये बोला गया है कि इसका मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। अब पहले इस क्वेश्चन को एनालाइज करो कि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर तक जाएंगे कैसे। तो जो अपना सबसे पहला स्टेप होता है वो ये कि जब हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो यहाँ पर वो एक्सीलरेशन लेते हैं जो फाइनल वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो। ये हमारा फॉर्मूला है। इसमें मैंने ये नहीं बोला है कि ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, मैं फोकस उस बात पे कर रहा हूँ कि जो एक्सीलरेशन है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे उस टाइम पर जो फाइनल स्पीड या वेलोसिटी होगी उसके साथ 90 होना चाहिए। अब देखो इसमें कुछ बच्चे कैसे सोच सकते हैं, उनके दिमाग में ये आएगा कि इस लाइन को आगे बढ़ा दो, ठीक, तो ये एंगल 150 है यानी यहाँ पर 30 होगा, यहाँ तक सही सोचेंगे। ये जो कंपोनेंट है वो 8 cos 30 डिग्री होगा, ये भी सही है। दूसरा कंपोनेंट वो यहाँ बनाएंगे 8 sin 30 यानी 4 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है। फिर उनके दिमाग में एक अचानक आइडिया आएगा कि भाई ये 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन के बीच का एंगल तो 90 मिल गया, तो हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं, क्यों नहीं हुआ, उसका पहला कारण ये है कि हमें जो एंगल 90 लेना है वो 8 मीटर पर सेकंड से लेना है। अगर इसी पॉइंट पे निकालना चाहते हो तो हम इसके कंपोनेंट के साथ नहीं लेंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है,
रूल ये कहता है कि जो फाइनल स्पीड है उसके साथ एक्सीलरेशन 90 होना चाहिए। इस बात को सोचकर दूसरा बच्चा बोलेगा कि तो एक काम करते हैं सर, इस एक्सीलरेशन को यहाँ पर एक कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर कोई भी एंगल होगा उसके साथ हम कंपोनेंट बनाएंगे, 2 हमें दिया है, एंगल हम निकाल लेंगे इन दोनों के बीच का, और ये एक्सीलरेशन का एक कंपोनेंट निकालेंगे जो आपकी 8 मीटर पर सेकंड के साथ 90 एंगल बनाएगा और मैं निकाल लूंगा। ये भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस प्रॉब्लम में साफ बोला है कि आप एक्सीलरेशन वेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट रहेगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को हम अप्रोच करें कैसे? अब इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। सोचो, जब प्रोजेक्टाइल मोशन में थे तो यहाँ पर जी काम करता था और हम ऐसे प्रोजेक्ट करते थे, यू स्पीड से कोई बॉडी गई, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है तो यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा बचता था? ये देखना, ये है आपका u cos थीटा। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी हमें मिलेगी वो u cos थीटा होगी और ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 0। समझना मैं क्या समझा रहा हूँ? सेम सिचुएशन यहाँ पर है, अगर ध्यान से देखो, जो 2 मीटर पर सेकेंड एक्सीलरेशन है, यहाँ पर जो आपका कंपोनेंट है 8 cos 30 और दूसरा यहाँ पर एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों आपस में अपोजिट है। क्यों? प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जब ये पहुंचती है उस टाइम पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, और वो और हर वेलोसिटी ये चाहती है कि अपनी डायरेक्शन को एक्सीलरेशन में ले जाया जाए। तो जिस तरह से यहाँ बी वाई 0 हुआ, ये यू कॉस थीटा हो गया, और उस टाइम पर ये एक्सीलरेशन है जी, क्योंकि जी भी अपनी डायरेक्शन नहीं बदलता। इस प्रॉब्लम में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि एक्सीलरेशन अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा, तो यहाँ भी जी भी तो नहीं बदला। अब इसमें कंडीशन ये है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होना चाहिए, है ना? तो अगर मैं इस फॉर्मूले को फिर से लिखूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वी स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे आर का वैल्यू मिनिमम आए, तो ये कब आ सकता है मिनिमम? जब ये वाला एक्सीलरेशन मैक्सिमम हो, है ना, और जो हमारे ये v का वैल्यू है ये मिनिमम हो, तभी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें मिनिमम मिलेगी। तो अब जिस तरह से हमने यहाँ देखा कि u cos थीटा इस फाइनल पॉइंट पर आते आते जो इस u वेलोसिटी थी जिसमें पहले दोनों चीजें शामिल थी, कौन कौन सी? u sin थीटा और u cos थीटा, तब बना था u। लेकिन जब वो टॉप पॉइंट पर आया तो वेलोसिटी का सिर्फ एक कंपोनेंट बचा और वो है u cos थीटा। तो इस समय इस प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी का मिनिमम वैल्यू है ना? और ये जो एक्सीलरेशन g है ये मैक्सिमम है। क्यों? इसका कोई कंपोनेंट नहीं। अगर हम यहाँ लिख दें g cos 45 तो g अपॉन रूट 2 आ जाएगा, यानी g की वैल्यू कम हो गई। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलता है? जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है। वेलोसिटी फाइनल सबसे कम कब मिलती है? जब प्रोजेक्टाइल मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पर आती है। तो यही लॉजिक हमें अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे? एक सेकेंड, मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लूं फिर लिख देता हूँ। हाँ, अब देखो, इसे उसी एंगल से सोचना है जैसे मैंने समझाया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो ये स्पीड है वो मिनिमम हो स्क्वायर के साथ, जो हमारा एक्सीलरेशन है उसका वैल्यू मैक्सिमम हो। तो प्रोजेक्टाइल में हमने देखा टॉप मोस्ट पॉइंट पर जी भी मैक्सिमम है और वेलोसिटी भी मिनिमम है। तो इस प्रॉब्लम को इसी तरह से आप अप्रोच करिए। यानी यहाँ पर ये एक्सीलरेशन है जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदलेगा ए। अब ये वाला जो कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी इसकी इधर थी 8 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की तरह। दो आपने कंपोनेंट बनाए थे, यहाँ पर जो कंपोनेंट है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। ये धीमे धीमे अपनी देखिए डायरेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह चेंज करेगा और ऐसा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाएगा। पर ध्यान ये रखना है जहां भी आए एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। तो जब ये अपनी स्पीड कितनी कर लेगा, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जब ये चेंज नहीं होगा, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये जो वैल्यू है 4 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट पर ये मिनिमम वैल्यू होगी। और वो मान लेते हैं कोई पॉइंट हमारा क्यू है, और ये तब जब ये 8 cos 30 जो आपने लिया था ये जब 0 हो जाएगा।
जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो v/0 हुआ था, और उसी टाइप से यानी जब इस एक्सीलरेशन के पैरेलल जो कंपोनेंट है इस 8 cos 30 वो 0 हो जाएगा, उस समय रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम मिलेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व में कठिन नहीं था, थोड़ा थ्योरेटिकल डिस्कशन मांग रहा था। तो इस पॉइंट पर क्या हुआ, ये जो 8 मीटर पर सेकेंड है वो पूरा फाइनल वेलोसिटी इस समय इक्वल होगा, बट किसके, u cos थीटा के। u cos थीटा मेरा सेंस क्या है, 8 sin 30 के इक्वल होगा अगर प्रोजेक्टाइल से कंपेयर करें। तो यहाँ पर मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर अब कितना होगा, मिनिमम वैल्यू होगी 4 मीटर पर सेकेंड लेना है, जिसका स्क्वायर लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और एक्सीलरेशन मैक्सिमम कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 से इसको डिवाइड करो तो 8 मीटर आ जाएगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन था रेडियस ऑफ कर्वेचर का। इसके बाद देखते हैं इसमें एक और अच्छा सा। देखो बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर 5, और इसको टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा तरीका ये है कि इसमें पॉज करो और खुद से सॉल्व करके देखो होता है कि नहीं, और नहीं होगा तो फिर इधर देखेंगे। पूछा क्या है, वेलोसिटी दी है 3i कैप 4j कैप मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन है i कैप j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मुझे बताना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अप्रोच करने का मेथड सुनो। सबसे पहले अपने आप से पूछो कि अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना चाहते हैं तो मुझे क्या चाहिए, मुझे फाइनल स्पीड चाहिए, और उसी फाइनल स्पीड के साथ परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन चाहिए। तो इस प्रॉब्लम में अगर हम ध्यान से देखें तो फाइनल स्पीड क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। एक काम हो गया, यानी v की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी लेनी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी जरूरत है परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन, अब वो कैसे निकालूं, तो थोड़ा इधर आओ, पुराना बेसिक एक बार रिपीट करते हैं, इसके बहाने ये भी हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर एक एक्सीलरेशन दिया हुआ है a, और ये है वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ, मान लो मैं लिखता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन along with the डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इसका मतलब तो साफ है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि इसके अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं तो एक बनेगा a cos थीटा यहाँ पर, और दूसरा कंपोनेंट इसका होगा a sin थीटा। मैंने क्या पूछा है कि कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कई क्वेश्चंस में ये आता है। तो ये a cos थीटा है ना, लिखने का तरीका क्या होगा, कंपोनेंट लिखिए अलोंग विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी यूनिट वेक्टर किसका लेना है, वेलोसिटी का लेना है, क्योंकि हम डायरेक्शन के अलोंग जा रहे हैं। थोड़ा और इसको चेक करो, तो यहाँ लिखोगे a cos थीटा, यूनिट वेक्टर का रूल क्या होता है, वेक्टर लिखो और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। अब यहाँ पे साफ देखो, ये a और b, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है a डॉट b और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कौन सा, एक्सीलरेशन पैरेलल विद वेलोसिटी, निकाल दिया। अब उसकी वैल्यू क्या होगी जरा देखना, a डॉट बी, ए का वैल्यू कितना है i कैप j कैप, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 3i और 4j, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ 3i 4j यानी v का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है। जरा इसको देखिए, i डॉट आई यानी ये होगा 7/5। तो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया। हमारा पर्पस है परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन निकालना। अच्छा क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से दिया जाए तो कैसे अप्रोच करोगे। अब बच्चों हमें ये पता है कि अगर हम नेट एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं तो ये सर्कुलर मोशन में बार बार पढ़ा है, पैरेलल और परपेंडिकुलर दोनों का स्क्वायर कर दो। नेट एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या है, देखिए आई कैप जे कैप दिया हुआ है, तो इसको जब मैग्नीट्यूड में निकालोगे तो √2 आएगा, मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। पैरेलल कितना है 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, मुझे चाहिए कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। तो अपना काम हो गया, यहाँ 2, क्योंकि ये √2 वैल्यू थी तो 2 लिख दिया, माइनस होगा 49/25, और किसके इक्वल, ए परपेंडिकुलर। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/25, 15 2 जा 50, और ये है परपेंडिकुलर।
तो एक्सीलरेशन जो परपेंडिकुलर होगा उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/5। अब समझ गए होगे कि मैंने ये पूरी स्टोरी क्यों सुनाई ऐसे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर में सबसे पहले हमने अपना फॉर्मूला लिखा कि मुझे v चाहिए, मुझे नॉर्मल चाहिए। सोचने लगे यार ये एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर आएगा कैसे, तो याद आएगा कि कंपोनेंट वाला वेक्टर निकालना हमने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा है, तो वहां से मैंने इसको रिवीजन भी करा दिया, कैसे ये फॉर्मूला बना, कैसे पैरेलल आया, और ये फॉर्मूला सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था, तो मुझे नॉर्मल की जरूरत थी, वो मिल गई। अब इसमें बचा कुछ भी नहीं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जरूरत थी तो पिछले वाले कॉन्सेप्ट की। v कितना था, 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। नॉर्मल एक्सीलरेशन कितना है, 1, ये देखिए 1 है, और अपॉन में 5 है, तो ये कितना आ जाता है, v स्क्वायर, v का वैल्यू 5, और 2 से सॉल्व किया तो हमारा बड़े आराम से यहाँ से 125 मीटर निकाल दोगे। तो बच्चों ये था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर का बेसिक आइडिया, हमने इसको कर लिया है। अब इसके बाद यानी बहुत जल्दी मंडे से पहले डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का वीडियो अपलोड करूंगा, और उसके बाद मोशन इन वर्टिकल सर्कल, और ये कंटिन्यूअस में चलता रहेगा। ओके, तो इसको करो। थैंक यू।